डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, फिर से आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और इस एपिसोड में जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, ऑड सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं नवंबर, दिसंबर या जनवरी में, जो अभी चल रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, मैंने डीयू को एंकर लिया है। और उसके हर सेमेस्टर के जो टॉपिक हैं या कह लीजिए सब्जेक्ट है, पेपर है, उसको 3 साल के थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चन को लेके एनालाइज करके नॉलेज को थोड़ी बढ़ाने के भी और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कैसे उस क्वेश्चन को टैकल करें, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन को। आज जिस टॉपिक को हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इसको शॉर्ट में सीएनआई आप कह सकते हैं। ये अभी सेमेस्टर 1 बीए ऑनर्स में डीयू में एंड अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इसके 3 इयर्स जो 24, 23 और 22 के एक्चुअल जो एनएपी के क्वेश्चन डीयू के मौजूद हैं उसके बेसिस पे। यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या बक बक कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉल साइंस चैनल पे, जिसको आप देखना शुरू कर चुके हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस में, स्पेसिफिकली अभी तो पॉलिटिकल साइंस में, वो भी एग्जामिनेशन पर्पस से। और ये सीरीज है सेमेस्टर एग्जाम के पास्ट ईयर पेपर की एनालिसिस कर एग्जामिनेशन में कैसे लिखें बेस्ट आंसर, उसका एक अंतिम अध्याय, जिसमें आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, फर्स्ट सेमेस्टर बीए ऑनर्स। लेट अस बिगिन। ये है इसका सिलेबस। आई होप कि आप लोग इसको गौर से देखे होंगे। इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये तो मैं आपके लिए पूरा कर पाया। यहाँ पे भी मैंने सभी कुछ लगभग मैंने कर दिया था, ऑलमोस्ट सारा। सेकंड टॉपिक भी यूनिट 3 में केवल मैं ये कर पाया हूँ। इसको जो मेजर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ये तो आप आसानी से नेट पे पढ़ सकते हैं। इसमें जो है राजा राम मोहन रॉय की ब्रह्म समाज जो 1828 में सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर 1875 में आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती जी की है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर विवेकानंद जी का 1897 में रामकृष्ण मिशन जो मूवमेंट उन्होंने चलाया वो। और फिर कई तरह के और जो हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए महाराष्ट्र में, प्रार्थना समाज। और आप यदि ज्योतिबा फूले जी का देखेंगे वो साउथ में जो है द्रविडियन मूवमेंट है। इस तरह को मिला करके आप जो है लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से नेट पे पढ़ के। देन एजुकेशन एंड राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ये भी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये बन सकता है, जिसमें कि कैसे जो है अंग्रेजों ने वुड्स डिस्पैच के थ्रू और उसके पहले मैकाले रिपोर्ट के थ्रू जो है एक इंग्लिश एजुकेशन जो अभी भी इंडिया में कंटिन्यूड है उसकी नींव रखी। वो कैसे डिफरेंट था संस्कृत एजुकेशन से या मुगल सल्तनत के एजुकेशन से। और उस वो बेसिकली यूरोपियन जो वैल्यूज थे जो इनलाइटनमेंट से निकले थे, और जो साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लॉजिक को पढ़ाने की कवायद जो अभी भी वही चल रही है। और उससे कैसे इंडिया में एक नया मिडिल क्लास पैदा होता है जिसको बॉर्जोजिस क्लास कह सकते हैं। और उसी क्लास के लोगों ने जो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट किया। चाहे आप आर ब्रह्म समाज के संस्थापक को देखें, राजा राम मोहन रॉय, और जितनी भी रिफॉर्म से रिलेटेड हुए या जो भी नेशनलिस्ट लीडर थे, सभी जो है इसी एजुकेशन सिस्टम के प्रोडक्ट थे और न्यू मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे। यूनिट 4 में जो है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस है। ये तो एक तरह का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हो जाता है, जो किसी भी किताब से या आप इग्नू के स्टडी मटेरियल जो नेट पे हैं उससे आप पढ़ लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें कि जो फेजेस हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट के, शुरू का जो फेज होता है, कांग्रेस बनती है, प्रार्थना करती है, पिटीशन देती है, मेंडिकेंट भिक्षा मांगने वाली टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन सब कुछ बदल जाता है स्वदेशी मूवमेंट से 1905 में, जहां की बंगाल को 2 पार्ट में लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे। लेकिन उसका जो अल्टेरियर मोटिव था वो हिंदू और मुस्लिम बंगाल को डिवाइड करना था। और वहां से जो है थोड़ी रेडिकलिज्म जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में आती है। लाल बाल पाल, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का उदय होता है।
और एक तरह का रिवाइवलिस्ट नेशनलिस्ट जो लीडर होते हैं, जो इंडिया को एक ग्रेट एंशियंट नेशन और सिविलाइजेशन के तौर पे देखना चाहते हैं और फिर से वही ग्रेटनेस लाने की कोशिश मॉडर्न जमाने में करते हैं, वो एलिमेंट जो है कांग्रेस पे छा जाता है। और उसके रिएक्शन में एक तरीके से मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, जो कि मेडिवल जो मुस्लिम इंडिया है उसको वो उभारते हैं और फिर से जो है अपनी वर्चस्व को कायम करने की एक कोशिश करते हैं अगेंस्ट दीज रिवाइवलिस्ट नेशनलिस्ट, जो कि हिंदू नेशन के तरफ देखते हैं। तो यहीं से हिंदू नेशन और मुस्लिम नेशन के तरफ देखने की कवायद जो है पॉलिटिकली शुरू हो गई थी। उसके बाद गांधी जी आते हैं, जो कि एक तरह के ऐसे लीडर निकलते हैं जो दोनों को, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक इंडिया में पीपल एक नहीं होंगे, इंडियन नेशन का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन उनकी जो पूरी ये मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, क्विट इंडिया, तीन बड़े बड़े हैं जो कि आपको हर जगह मिलते हैं, पढ़ लीजिए। लेकिन ये प्रयास अल्टीमेटली गांधी जी भी फेल हो गए कि इंडिया को एक नहीं रख पाए और एक्चुअली दो पार्ट में इंडिया बटा और उनकी जान भी इसी इशू पे गई। और एक और जो एलिमेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना 1925 में होती है। उसके पहले जो जो सोशलिस्ट मूवमेंट था, जिसमें कि भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, उस टाइप के जो लोग थे, जो सर पे कफन बांध करके और लड़ करके राज लेने की जो सोचते थे, जो फ्रेंच फैनन कहते हैं, वायलेंस के थ्रू जो है अपने नेशन को रिक्लेम करना, वो भी एक एलिमेंट इंडिया में दिखा। और उसका जो नाता था मेन स्ट्रीम कांग्रेस से, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको एनालाइज करना। और कैसे जो है कम्युनलिज्म का राइज होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये वीडियो तो फॉर्चुनेटली मैं बना पाया हूँ और ये पोर्शन मैंने उसमें कवर कर दिया है, टू नेशन थ्योरी, निगोसिएशन ओवर पार्टीशन। तो ये दो जो थीम है, ये दोनों आपको एक वीडियो में मिल जाते हैं। एंड यूनिट 5 ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है, सोशल मूवमेंट, पीजन का, ट्राइबल का, वुमेन का, एंटी कास्ट, वर्कर में नहीं कर पाया हूं, लेकिन वर्कर मूवमेंट से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसे नोट आ सकता है, वो आप नेट पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आइए सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव है कॉलोनियलिज्म पे भी और नेशनलिज्म पे भी, ये दोनों आपके सिलेबस में है। डिफरेंट डिफरेंट नजरिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अप्रोच कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉलोनियलिज्म एवरीवेयर एंड पर्टिकुलरली इन इंडिया, और नेशनलिज्म जो इंडियन नेशनलिज्म को कैसे थिंकर्स ने देखा डिफरेंट चश्मे से, उस पर चलिए विचार करते हैं। 2024 जैसा मैंने कहा कि आपको आपके पास में तीनों साल के पेपर अवेलेबल हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी का है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके चलते हुआ ये है कि आपके पास में 24 के पेपर हैं, 23 और 22 के भी थोड़े थोड़े पेपर डिफर हुए हैं। लाइक 22, चूंकि ये नया सेशन था तो मार्च 2023 में एग्जाम हुआ है, ये भी एग्जाम जनवरी 2024 में हुआ है 23 का। और ये एग्जाम तो अपने टाइम पे अब इन्होंने पकड़ लिया है, टाइम पे हो रही है 2024 के दिसंबर में। दो क्वेश्चन है इस पे 24 में। एक्सप्लेन वेरियस पर्सपेक्टिव ऑन colonialism with reference to the British rule in India। एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है, और इसमें इन्होंने गलती ये की है कि इन्होंने सारे पर्सपेक्टिव आपको एक्सप्लेन करने कह दिए हैं। आपके सिलेबस में जो पर्सपेक्टिव है वो एक तो लिबरल पर्सपेक्टिव है, दूसरा जो है वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, फिर पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव एंड सबल्टर्न पर्सपेक्टिव है। सारे इसमें एक्सप्लेन करने हैं, तो थोड़े थोड़े ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो में मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन है। और ये सारे वीडियो मैंने जो है, जो paulsciencehelp.in वेबसाइट है, उसमें पीडीएफ करके डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है तो। यहाँ पे मैं केवल ये कहूंगा कि जो कॉलोनलिज्म हो चाहे नेशनलिज्म, दोनों पे ही जो लिबरल पर्सपेक्टिव जो है, जिसको कि नेशनलिज्म में आप इंपेरियल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं, जो लिबरल पर्सपेक्टिव तो कॉलोनलिज्म में एक सेंटेंस से आता है कि इन दबे कुचले या बारबरिक सोसाइटी जैसे इंडिया के जैसे लोगों को सभ्य बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों की है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं। तो बेसिकली जो, यदि आप लिबरल चश्मे से देखें
तो सिविलाइजेशन एक एक कड़ी है, कोई अलग अलग नहीं है। और यदि कोई उसकी एक कड़ी पीछे रह जाए तो उसको जो आगे बढ़ गए हैं उनको हैंड होल्ड करके ले जाना है। और इसीलिए अंग्रेज हमारे यहाँ आए या पूरी दुनिया में कॉलोनियल पावर गए और उन्होंने उनको सभ्य किया, उन बारबरिक पिछड़े हुए समाज को, और फिर उनको सत्ता सौंप दी। इस तरह की ब्यूटीफुल पिक्चर जो है लिबरलिज्म बनाते हैं। मार्क्सिज्म जो है, एक लाइन में कहें तो ये कहते हैं कि आपको तो नए बाजार चाहिए अपने सामान को बेचने के लिए, और रॉ मटेरियल और चीप लेबर चाहिए, चीप रॉ मटेरियल और लेबर। इसके लिए ये एक कैपिटलिज्म की एक नेसेसिटी है कि उसको डे टू डे जो है न्यू मार्केट खोजने होंगे। तो ये जो है कैपिटलिज्म का ग्लोबल रूप है। कोलोनियलिज्म जो है, कोलोनियलिज्म में ये हुआ है, जो कैपिटलिस्ट पावर है उन्होंने जो जो डेवलपिंग कंट्री या थर्ड वर्ल्ड है या कॉलोनियल वर्ल्ड है, उनको अपने बाजार और रॉ मटेरियल और लेबर के सप्लाई के तौर पे उस पे आधिपत्य जमाया। और ये अभी भी जारी है। यदि आप उनके नजरिए से देखें, मार्क्सिस्ट नजरिए से, तो डिपेंडेंसी थ्योरी या जो क्रिटिकल थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि स्टिल दैट इज कंटिन्यूइंग, मतलब वो कोई खत्म हुआ नहीं, वो यहाँ से चले गए फिजिकली, लेकिन अभी भी जो जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है उससे वो एक्सप्लॉयटेशन जारी है। और रिवर्स ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब कि गरीब कंट्री से वेल्थ जो है अमीर कंट्री की तरफ जा रहा है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप इस तरह पोस्ट कॉलोनियलिज्म ले तो फ्रेंच फैनन की जो थॉट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या साइकोलॉजिकल स्कैर होता है कॉलोनियलिज्म का, और कैसे एक ये कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डिवास्टेटिंग प्रोजेक्ट होती है कॉलोनाइज्ड पीपल के लिए, और कैसे वो जो है उससे उबरने में उनको एक पूरी सेंचुरी या 5 सेंचुरी भी लग सकती है। सो और वो कंटिन्यू भी रहती है पोस्ट। यदि सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव से कॉलोनिज्म को देखें तो ये पूरे मार्जिनलाइज दबे कुचले लोगों को एक तरह से चुप कर देने की, उनको एक्सप्लॉइट करने की, उन पर हेजमनी करने की पूरे ग्लोबल एक प्रोजेक्ट है लाइक दैट। अब ये दूसरा जो है क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस अप्रोचेस टू नेशनलिज्म इन इंडिया। अब यहाँ पे देखिए कि एक बड़ी अजीब सी चीज हुई कि यूरोप में नेशनलिज्म की बयार चली 19th सेंचुरी में, नेशन स्टेट की परिकल्पना आई, और ये बहुत नया था। इसमें यूरोप कभी भी जो है नेशन पहले कोई सोचता नहीं था। पहले एम्पायर होते थे, रोमन एम्पायर है, होली रोमन एम्पायर है, उसके बाद हैब्सबर्ग एम्पायर आ गया, मुस्लिमों में ऑटोमन टर्क एम्पायर, मुगल एम्पायर, सफेविद एम्पायर, मतलब ईरानियन एम्पायर, चाइनीज एम्पायर, जर्मन एम्पायर, रशियन एम्पायर। एम्पायर होते थे, एम्पायर जो होते थे उनके अंदर में कितने ही तरह के कौम, कितने ही तरह के रिलीजन, कितने ही तरह के रीजन के लोग उस एम्पायर के अंदर होते थे, और सब केवल एक ही चीज से जुड़े हुए थे कि हमारा एम्परर एक है। अब मुगल में आप देखिए तो अफगानिस्तान से लेके और दूर तक जो है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ दक्कन और वेस्टर्न पार्ट जो है, जूनागढ़ एंड ऑल, पाकिस्तान का कई सारे पार्ट एंड ऑल जो है वो मुगल के अंदर आते थे। और उसमें हिंदू, मुस्लिम, जो है पारसी और ज्यूइस और कई कई और धर्म के लोग जो है उसमें होते थे। लेकिन बाद में जब वेस्टफेलिया ट्रीटी होती है तो वहां से उभरना शुरू हुआ कि नेशन एक होमोजीनियस एक इंटिटी है, ऐसे लोगों का जो कुछ चीजों में सेम है, या तो रिलीजन में या लैंग्वेज में या सोच में या खान पान में, ड्रेस में, देखने में, और एक जगह पे रहते आए हजारों सालों से, तो उनकी अपनी ओन सॉवरेन पॉलिटिकल अस्तित्व होना चाहिए, और वहीं से हुआ कि उनका अपना स्टेट होना चाहिए। इस बेसिस पे छोटा सा यूरोप जो है वो कितने ही 2 दर्जन से अधिक जो है स्टेट में खट 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 बच गया। और वहीं से नेशनलिज्म की जो है बात शुरू हो गई कि नेशन हमें। कई थिंकर आपको पता है, बेनेडिक्ट एंडरसन जैसे ने इसको इमेजिन कम्युनिटी कहा, और जैसे अर्नेस्ट गेलनर जैसे थिंकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल विकास के चलते पहले नेशनलिज्म की भावना आई और फिर नेशन उस पर इम्पोज किया गया। ऑल ये सब सब पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था। अब प्रॉब्लम ये हुई, जो मैं कहना चाहता हूँ, कि इस बयार जो नेशनलिज्म की बह रही थी उसमें इंडिया एक नेशन है कि नहीं, जिसपे कि मुगल शासन करते थे और अब अंग्रेज शासन करते हैं। तो उस पर जो पर्सपेक्टिव था, जो अंग्रेजों का ये कहना था, जो जो इंपेरियल पर्सपेक्टिव, कि इंडिया जो है वो कभी नेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना डीप डाइवर्सिटी है इसमें, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे,
रीजन के बेसिस पे कि ये कभी एक नेशन नहीं होता जैसे यूरोप के नेशन है। अब इसके अगेंस्ट में जो नेशनलिस्ट लीडर थे, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल हो, अ, चाहे वो तिलक हो, उन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट शुरू किया कि नहीं, हम यूरोप के तरह के नेशन हैं। अब ये मेरे अनुसार से इस तरह की हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी आर नॉट लाइक ए यूरोपियन नेशन। कभी हम वैसे हो नहीं सकते, उनकी भौंडी नकल नहीं कर सकते हैं। हम एक अलग तरह के नेशन बन सकते हैं जो कि मल्टी रिलीजियस है, मल्टी लिंगुअल है, डीपली डाइवर्सिफाइड है। यहाँ सिविक नेशनलिज्म हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो नेशनलिज्म नहीं हो सकती है जो कि यूरोपियन नेशनलिज्म है। कोई किसी एक फैक्टर के बेसिस पे हम नेशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन यही अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। जो इंपीरियल अप्रोच जो नेशन मानते ही नहीं थे, जो नेशनलिस्ट अप्रोच जो कि नेशन इंडिया को एकदम एक नेचुरल नेशन मानते हैं, लेकिन उसे प्रॉब्लम उनको तब होती है जबकि 700 साल का इतिहास को कहा ले जाए तो वो उसको भूल जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू कल्चर, हिंदू सिविलाइजेशन से गाइडेड है। उस 700 ईयर को वो एक तरह से एबरेशन मानते हैं। यहीं से शुरुआत कम्युनलिज्म की हो जाती है, क्योंकि जो मुस्लिम है उनके लिए वो 700 साल ही जो है सबसे गोल्डन ईयर होता है। तो जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसमें, आपको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से भी इंडियन नेशनलिज्म को देखें तो ये कहेंगे कि ये तो बोर्जोजीज प्रोजेक्ट है, और ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये गोरे लोग चले जाएंगे और ये काले लोग जो है रूलर बनेंगे, वो भी उतने ही जो है टॉर्चरस होंगे वही। क्योंकि जो बोर्जोजीज लीडर है वो खुद कैपिटलिस्ट है, और वो पिछलग्गू है कैपिटलिस्ट पावर के। तो एक कैपिटलिस्ट जाएगा बाहर वाला, इंटरनल कैपिटलिज्म से जो है यहाँ पे वही क्लास स्ट्रगल चलता रहेगा। जो लेबर, वर्किंग क्लास, पीजेंट और जो सब अल्टर्न है उनको कभी हक नहीं मिलेगा। इसलिए वो पूरी पूरी जो बॉर्जुआजी नेशनल लीडरशिप को नकारते हैं, वो उनको उसका एक तरह से ब्रोकर मानते हैं। तो इस तरह के फिर सबल्टन भी आप अप्रोच देख सकते हैं नेशनलिज्म में, जिसमें पार्था चैटर्जी की काफी इंपॉर्टेंस में उन्होंने ये कह दिया था कि इंडिया में नेशनलिज्म इज ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स। तो इन सबको मैंने अपने वीडियो में कहा है। अब इससे अधिक यहाँ कहना ठीक नहीं है। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव नेशनलिज्म पे और कॉलोनिज्म पे, यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये पूरे पूरे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कह रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करने हैं 700-800 वर्ड में। 2023 में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलिज्म। चलिए इसको क्या कहें, वी ऑल नो, एंड मैंने वीडियो में एनालाइज किया, क्रिटिकली एनालाइज द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनाइजेशन इंडिया। अभी मैंने तो सारे पर्सपेक्टिव थोड़े थोड़े एनालाइज किए, तो आप मार्क्सिस्ट को अब यहाँ पे ज्यादा उभार के आप लिख सकते हैं मेरे वीडियो से। सेम वे डिफाइन नेशनलिज्म, ये भी मैंने वीडियो में कई बार हम लोगों ने चर्चा की है। नेशन, एक नेशन होने की भावना जो है उसको नेशनलिज्म आप कह सकते हैं। नेशन के फ्यूचर को तय करना हमारे हाथ में है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशन के लोगों का अपना स्टेट होना चाहिए, सब नेशनलिज्म के अंदर आती है। इवेलुएट द नेशनलिस्ट एंड इंपेरियलिस्ट अप्रोच टू स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी मैंने सारे जो है कहे हैं, उसमें से ही ये है इंपेरियलिस्ट जो कि इंडिया को एक नेशन मानते ही नहीं, ये छद्म है। और नेशनलिस्ट जो कि इंडिया को एक बिल्कुल एक नेचुरल नेशन, नेचुरल सिविलाइजेशनल नेशन मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हिंदू और मुस्लिम जो पीरियड है उसको क्या करें। 2022 में क्वेश्चन है, ये भी एनईपी का है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म, घिसा पीटा क्वेश्चन। डिस्कस द नेशनलिस्ट एंड सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव टू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म। अभी नेशनलिस्ट तो हमने देखा, सब अल्टर्न मतलब हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो, जो दबे कुचले मार्जिनलाइज लोग हैं, इसमें वुमेन भी आती है, उनके नजरिए से नेशनलिज्म कैसा दिखता है। जब गांधी जी लीड करते हैं और सहयोग आंदोलन, तो उसमें सब अल्टर्न कैसे जुड़ते हैं। ये जितने बॉर्जोजीज एंड प्रोफेशनल क्लास जब लीडरशिप लेते हैं तो सब अल्टर्न क्या सोचते हैं अपने बारे में। और सबल्टन के लिए आप देखेंगे तो उनको दो जगह पे लड़ना पड़ता था। एक तो वो चाहते थे कि इंडिया आजाद हो, लेकिन वो फेडरलिज्म से भी आजाद होना चाहते थे, मिल मालिकों के अत्याचार से भी आजाद होना चाहते थे। और यहाँ प्रॉब्लम ये होती थी कि गांधी जी हो चाहे कोई भी बॉर्जोइस लीडर हो, इन बड़े बड़े जो जमींदार हैं, बड़े बड़े मिल मालिक हैं, उनके दोस्त भी होते थे। तो फिर कैसे ये जो है नेशनल मूवमेंट से जुड़े, ये इनके लिए नेशनलिज्म का एक क्वेश्चन बन के रह जाता था कि नेशनलिज्म हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बहुत ही मतलब एक जोक जैसा ही है कि झारखंड जो अभी जिसको हम कहते हैं, वहां पे टाना भगत होते थे। टाना भगत ऐसे आदिवासी थे जो गांधीयन टोपी पहनते थे, और वो सुचिता शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे, वो भक्त जैसे होते थे। मतलब वो लोग
भक्ति मूवमेंट, गाना बजाना, झाल मंजीरा, इस टाइप की एक पूरी ट्राइब में कौम थी, उसको ताना भगत बोलते थे। भगत वहां पे मतलब कि भक्ति गीत गाने वाले या भक्ति को मानने वाले। तो टाना भगत जो है गांधी जी के बहुत बहुत बड़े वो लोग फैन थे, और उन्होंने बढ़ चढ़ के बिरसा मुंडा मूवमेंट में, उलगुलान में भाग लिया था, और गांधी जी के आह्वान पे वो स्वदेशी से लेके सब में भाग लेते थे। जब इंडिया आजाद हुआ तो वो झारखंड से चलने वाली जो ट्रेन थी दिल्ली की, उसमें वो बैठ गए बिना टिकट के, पूरे टाना भगत के हम महात्मा गांधी से मिलने जा रहे हैं, इंडिया आजाद हो गया है। जब टीटी आके उनसे पूछा कि भाई टिकट कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि टिकट अब कौन सा, अब तो अंग्रेज चले गए, अब तो हमारा अपना राज्य है, अब तो हमारा स्वतंत्रता है ना, इसमें कौन सी टिकट। अब समझिए उनका भोलापन, समझिए। ये एक्सपेक्टेशन सबअल्टर्न क्लास की थी कि यदि अंग्रेज चले जाएंगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लगान नहीं देना पड़ेगा, हमारी मजदूरी जो है मिल में बढ़ जाएगी, हमें इतना टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये सब हुआ क्या? ये सब हुआ क्या? जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, जमींदारों की लैंड हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यदि हम खेतिहर हैं, हम किसान हैं, हम जोत रहे हैं, तो हमें अधिकार मिलेगा टिलिंग का, टीनेंसी की राइट मिलेगी। क्या हुआ क्या? तो ये चीजें जो है सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव से नेशनलिज्म को देखने की कोशिश करते हैं सबअल्टर्न थिंकर। नेक्स्ट जो थीम है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन कॉलोनियल इंडिया है। डियर स्टूडेंट, ये आपको जरूर अप्रिसिएट करना चाहिए कि अंग्रेज जब से आए तब से एक काम जो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिखाया। डेफिनेटली 1773 में रेगुलेशन एक्ट ला करके, उसके उसके 11 साल बाद ही पिट्स इंडिया एक्ट वो लाए। फिर उन्होंने कहा कि हर 10-10 साल पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे, तो काउंसिल ऑफ इंडिया 1861, उसके पहले 1858, और फिर 1892, 1909 जिसको हम मॉडली मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, फिर जो है चेम्सफोर्ड मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, और फिर 1935 जो कि एक मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। तो उन्होंने काफी कुछ किया, उसी के बारे में यहाँ आपको पढ़ना है। 2024 में क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल स्टेट इन इंडिया। ये तो पूरा मैंने वीडियो में लिखा आपको, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1935 के एक्ट तक जो उन्होंने सुधार किए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। 2023 में क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन कॉलोनियल इंडिया विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 को एंकर बना के आप शुरू कर सकते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग थोड़ा सा लिखिएगा, लेकिन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 से 1909, 1919, और फिर कैसे 19 सबके जो डिफरेंट डिफरेंट जो रिफॉर्म थे उससे कैसे जो है इनडायरेक्ट वे में इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, फिर डायरेक्ट वे में जो है वोटिंग शुरू हुई, फिर कैसे फ्रेंचाइज थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ, लेकिन उसकी जो कॉन्स थे कैसे वो जो है सेपरेट इलेक्टोरेट भी देते हैं, उससे रिलीजन के बेसिस पे जो खाई थी सोशल क्लीवेज वो कैसे बढ़ता है, पॉलिटिक्स कैसे बढ़ती है, इसका भी आपको थोड़ा जिक्र करना है। मतलब डिवाइड एंड रूल टाइप की पॉलिसी भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में कहीं ना कहीं निहित थी। 2022 में क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। इवेलुएट इट्स रोल एंड सिग्निफिकेंस इन द ग्रोथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। तो आपको शुरुआत अगेन वही रेगुलेटिंग एक्ट से करनी है, 1935 तक जानी है, और कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमने सीखा, और कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं एक लिबरल स्टेट का, ये भी हम लोगों ने सीखा। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें करीब 70% जो कंटेंट है वो 1935 के एक्ट से लिया गया। समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी एक्ट थी वो। नेहरू रिपोर्ट के बारे में नोट लिखने के लिए आया है। मतलब नेहरू रिपोर्ट एक पहला कोशिश था, ईमानदार कोशिश, जहां पे कि इंडियन खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आगे आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते भी हैं, लेकिन उसका तो ऐसे ही रह जाता है। थर्ड जो थीम है वो है कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। आपको पता है कि कॉलोनियल रूल का व्यापक व्यापक असर हुआ हमारी खेती पे, क्योंकि जो उन्होंने जो लैंड रिफॉर्म की जो कोशिशें की, जो उनका अपना तरीका था, अपने रैशनल वे में, साइंटिफिक वे में, लॉर्ड कार्नवालिस ने जो लाया, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, फिर उसके बाद महलवारी सिस्टम लेकर के वो पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस में आए। साउथ में जो है वो रैयतवारी सिस्टम लेकर के आते हैं, लेकिन इन सब का इतना खतरनाक और इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा किसानों पे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जरा सा गौर कीजिएगा। इंडिया को सोने की चिड़िया कही जाती है, कही जाती थी।
जब यहाँ पे महमूद गजनी आता था, जिसने कि कितने 17 बार जो है वो इंडिया को लूटा, तो वो यहाँ के धन को देख के चमत्कृत हो जाता था। मंदिरों में इतना सोना होता था कि उसकी आंखें फटी रह जाती थी। जो भी यहाँ पे आए हैं, जितने भी, जो जिसको आप कहते हैं, जो घुमक्कर जो लिखने वाले ट्रैवलर्स होते हैं, चाहे फाइयान हो, चाहे वेन सांग हो, मार्को पोलो हो, चाहे अल बरूनी हो, इब्न बतूता हो, वो सब इंडिया के वैभव को देख के, धन को देख के हैरत में रह जाते थे। ये सब धन कहाँ से आया? कैन यू बिलीव दिस? कैन यू थिंक ऑफ दिस? ये सब केवल किसानी से आया। अधिकतर हमारे लोग, ठीक है, आर्टिजन भी थे, वो आर्म्स भी बनाते थे, तलवार बनाते थे, नटराजा की मूर्ति जैसे जो गढ़ते भी थे, वो ठीक है, उससे भी आता होगा। हम ट्रेडर भी थे, उससे भी धन आता है। हमने ट्रेडिंग से भी, मसाला बेच के, चाइनीज सिल्क बेच के, हमारे ट्रेडर दूर दराज जाते थे और वहां से धन आता था, मतलब हम बेच के लाते थे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ धन जो है वो किसान ने पैदा किया। हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है इतनी उपजाऊ भूमि किसी के पास नहीं थी जो कि सोना उगलती थी, और उसी के टैक्स से सारे खजाने भरे जाते थे। अब उस रेस्पेक्ट में सोचिए कि अंग्रेजों ने क्या किया। मतलब पूरी किसानी को उन्होंने बर्बाद कर दिया। उन्होंने डिक्टेट जारी किया कि तुम्हें यहाँ पे नील की खेती करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नील चाहिए, तो यहाँ पे कैश क्रॉप करना पड़ेगा। जबरदस्ती खेतीहर से वो खेती करवाया जो उनको नहीं करना था। और इसके अलावा इतना जबरदस्त टैक्स लिया, एक जमींदारों की फौज क्रिएट की, वो लोग मिडल मैन बन गए, वो मार मार करके लठियाल उसके लेते थे, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कोई। पुराने जमाने के राजा लोग जो है, खेतीहर लोगों के लिए, क्योंकि उसी से सोना उगलता था, वो नहर बनवाते थे, कैनाल बनवाते थे, बहुत ज्यादा वो हेल्प करते थे जमीन को उपजाऊ बनाए रखने में। लेकिन मॉडर्न जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, जमींदार और जो राजा होते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और इसके चलते जो है पूरी किसानी बर्बाद हुई। उन्होंने हमारे जो आर्टिजन थे, जो हाथ से चूड़ियां बनाते थे, लोहे की चीज बनाते थे, तांबे के, कांसे के, उन सबको बर्बाद कर दिया, क्योंकि मशीन के द्वारा बनी हुई चीज को उन्होंने यहाँ पे थोप दिया मार्केट में। और हाथ से बनी हुई चीज ऑलवेज महंगी होती है, उसके चलते हमारे जो घर घर में जो कुटीर उद्योग थे, वो सबको खत्म कर दिया उन्होंने। जो ट्राइबल एरियाज में थोड़ी बहुत बची रही, लेकिन उनका कोई मार्केट नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने मार्केट उसको बनाया नहीं। मार्केट तो खुद पूरे इंडिया को उन्होंने अपने जो मशीन से बने हुए मशीनी प्रोडक्ट थे उसका लिया, तो हमारा उद्योग धंधा भी बंद हो गया। हमारे मर्चेंट वाली जो एक्टिविटी थी उसको उन्होंने खा लिया, क्योंकि वो खुद सबसे बड़े मर्चेंट थे, तो वो इतने व्यापार, हमारे लोग को व्यापार करते नहीं, तो हमारे लोग बिल्कुल कुछ नहीं, छोटे मोटे बस खेती कर रहे हैं और उनके क्लर्क बन रहे हैं, बेरोजगार हैं, लाइक दैट। इस टाइप के इंडिया को उन्होंने एक तरह से चूस लिया। अब इस बेसिस पे, इस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन देखिए 2024 में है, हाउ far do you agree that the early phase of colonial rule in India aimed at consolidating power through ideological justification? इसमें, इस थीम में ये भी है कि ये केवल एक मेटेरियलिस्टिक या इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं था, या कोअर्सिव प्रोजेक्ट नहीं था कि वहां से कोई बल से आया और इसको जीत लिया। ये एक आइडियोलॉजिकल मिशन भी था। कोलोनियलिज्म ऑलवेज एक आइडियोलॉजिकल मिशन रहा है। जो लिबरलिज्म, जो हॉब्स, लॉक, रूसो लेके आते हैं, उसको पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया गया, उसको फैलाया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, लिबरल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है, उसको फैलाया गया। उसकी जो एक धारा था यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम का, वो इतना सर चढ़ के उसमें बोलता था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे, वो एक यूटिलिटेरियन थिंक लीडर थे। इनफैक्ट उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली एक बात, चिट्ठी लिखी थी इंडिया, जब उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, तो उन्होंने बेंथम को कहा कि हुजूर, ये भले ये बात अलग है, दिगर है कि मैं जो है जा रहा हूँ गवर्नर जनरल बनने, लेकिन मैं आपका सेवक हूँ। उसी टाइम में राजा राम मोहन रॉय जो थे, इतने बड़े समाज सुधारक, वो भी यूटिलिटेरियन थे, और दोनों ने मिल करके, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए, आपको पता है, सती प्रथा के अलावा भी। तो यूटिलिटेरियनिज्म, और जो एक जो मिशनरी जो मिशन था, वो भी एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था, कि कैसे एक सॉफ्ट फेस जो है क्रिश्चियनिटी का दिखाया जाए, स्कूल खोले जाए वहां पे, ईसा मसीह के जो बहुत ही बेनिवोलेंट और बहुत ही अच्छे जो उनके विचार थे, उसको फैलाया जाए। और कैसे जो है हॉस्पिटल खोला जाए, वहाँ गरीबों की सेवा की जाए, और लोगों को जो है एक तरह से क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट किया जाए।
और उनका पर्पस जो है वो ये था कि इससे जो है लोगों को ब्रिटिश रूल को एक अच्छा रूल मानने में आसानी होगी। और इसको आप ग्रेमेस्ची का, यदि आप आगे पढ़ोगे ग्रेमेस्ची का, कल्चरल हेजेमनी भी समझ सकते हो। या आप उसी तरह की बात लुई अल्थुजर करते हैं, आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस समझ सकते हो। तो ये पूरा पूरा एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी था। इट वाज नॉट ओनली इकोनॉमिक एंड कोअर्सिव प्रोजेक्ट। उसी के बारे में लिखना है, मैंने वीडियो में काफी कुछ कहा है। उसमें जो रोल जो यूटिलिटेरियन और मिशनरीज का है उसको हाईलाइट करते हुए, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ colonial रूल ऑन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड पीजेंट्री। यही तो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, एग्रीकल्चर पे कैसे जो है ये कॉर्नवालिस के जमींदारी, जो जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट थी, या महलवारी सिस्टम पंजाब यूनाइटेड प्रोविंस में, रैयतवारी सिस्टम, इससे कैसे एग्रीकल्चर रूल्ड हुआ, और कैसे जो वहां से थोपा गया कि तुम ये उगाओगे, उससे कैसे बर्बाद हुआ। जो कॉमर्शियल फार्मिंग शुरू हुई वैसे उससे कैसे बर्बाद हुआ। इकोनॉमी हमारी जो सेल्फ रिलायंट थी, जो कि आर्टिजनरी पे बेस्ड थी, कुटीर उद्योग पे बेस्ड थी, ट्रेड पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर उसका सपोर्ट था, उसको कैसे जो है किल कर दिया गया। और पीजेंट्री कैसे एक तरह समझिए कि सबसे लाचार और दबी कुचली कौम बन के उभर के आई। 2023 में एनईपी में क्वेश्चन है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इकोलॉजी ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या है, जब आप मोनोकल्चर करते हैं, जंगल को ह्यूज अमाउंट में काटते हैं रेलवे बनाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और आप जहां पे जो फसल नहीं होनी चाहिए वहां उल्टा टाइप का फसल करवाते हैं, नील की पूरी जमीन बंजर हो जाती है। आप पेस्टिसाइड और ये सब डालते हैं जो कि उस समय में कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो उससे जो है, और आप फैक्ट्री खोलते हैं, उससे चिमनी का धुआं एंड ऑल, उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं कि उसका कैसे। तो आप इकोलॉजी को बर्बाद तो करते ही हैं, अपने इकोलॉजी को बर्बाद करके आया था। आप याद रखिए, लंका सायर और ऑल, वो सब चिमनी धुएं से भरा रहता था। इंडिया उस समय में एक स्वर्ग जैसा था। यदि AQI लेवल मेजर करें तो शायद उससे पवित्र कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसको भी उन्होंने उतना ही गंदा किया जितना खुद अपने यहाँ गंदा उन्होंने किया था। इस इकोलॉजी को भी उन्होंने बर्बाद किया। इस रेस्पेक्ट में यदि आप देखिए तो आज के क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल ये है, इन्होंने अपने यहाँ जो दुर्दशा की इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, उसको भी एक्सपोर्ट किया कोलोनिज्म के थ्रू उन वर्ल्ड में जहाँ पे कि इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन इकोलॉजी का नहीं होता था। तो इस पे आपको लिखनी है, मैंने वीडियो में पूरा लिखा है। 2022 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन इंडिया। इसमें तो आपको मैकेले की जो वुड्स डिस्पैच से शुरू करनी है, मैकेले की जो रिपोर्ट थी, और कैसे उन्होंने कहा कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का एम होना चाहिए, लॉयलिस्ट जो है इंग्लिश, मतलब अंग्रेज दा इंडियन पैदा करना। मतलब हम उनको ऐसा बना देंगे, उनको पूंछ हिलाते हुए वो इंडियन बनेंगे कि वो कभी अंग्रेजी दास्ता से मुक्त ना हो पाए, इवन कि हम चले जाए। और यही हुआ, यही हुआ। कैसे उन्होंने जो वर्नाकुलर में, जो वर्नाकुलर मतलब कि लोकल लैंग्वेज में जो शिक्षा थी, उसको उन्होंने एक तरह से सिस्टमेटिकली बर्बाद किया। जो लोग इंग्लिश शिक्षा पाते थे उन्हीं को अच्छे पद मिलते थे, उसके लिए होड़ लग गई। और कैसे अपने ही कल्चर सिविलाइजेशन से जो एजुकेशन करिकुलम था वो कट गया, और वो पूरी तरह वेस्टर्न उन्मुख हो गया, और एक ऐसी पूरी कॉम पैदा हुई जो अपने ही सिविलाइजेशन से कटी हुई है। रूटलेस जो जनरेशन था, और वही जो है जिसको बोलते हैं ना, गमले में उगे हुए फूल जो है, वो बात करे रूट की और जड़ की। तो वैसे लोगों के द्वारा जो है कंट्री गाइडेड होने लगा। ये सारी चीजें ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी के चलते हुए, इस पे मैंने पूरे वीडियो में लिखा है। और इसका एक लाइन में फिर से मैं कहूंगा कि यदि आज भी अंग्रेजों की दास्ता से हम उबर नहीं पाए हैं, तो उसमें मैकेले और उनकी जो रिपोर्ट और उनकी जो सोच थी, और उस पे जो इंडियन जिस तरह से टूट पड़े उनकी सोच को पूरा करने में, उसके उसका सबसे बड़ा रोल रहा है एजुकेशन पॉलिसी का। यहाँ एक बात और आप लिख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन में कि ये एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट था। जब भी आप आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट बनाते हो अपने शासन को, तो एजुकेशन ही मीडियम होता है अपनी आइडियोलॉजी को बच्चों तक पहुंचाने की, और उसी के थ्रू बच्चे के दिमाग को एक तरह से ब्रेन वॉश करने की। नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस जो है, यहाँ पे जो है अब गांधी, प्री गांधी और पोस्ट गांधी, और वो कैसे जो है पहले वो बोर्जोजिस प्रोजेक्ट था और फिर कैसे उससे मास जुड़ते हैं, ये थीम है। इसको दो भी स्लाइड में मैंने बनाया है। 2024 में क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, इवेलुएट द रोल ऑफ गांधी इन द नॉन कोऑपरेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इस तरह इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, आप कितना भी इस पे लिख सकते हैं, ये मैंने वीडियो में लिखा हुआ है।
डिस्कस किया है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। ये अच्छा क्वेश्चन है। रिवॉल्यूशनरी जो है, फ्रेंच फैनन को याद कीजिए, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ेंगे। उनका कहना था कि कोलोनिज्म जो है एक वायलेंट प्रोजेक्ट है। ये वायलेंस से आई है, खून खराबे से आई, तो इसका अंत भी केवल वायलेंस से हो सकता है। इसी बेसिस पे हमारे रिवॉल्यूशनरी, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राजगुरु हो, बाघा जतीन हो, और जितने भी और आप सोच सकते हैं, वो सब जो है रिवॉल्यूशनरी इसी पे चलते थे कि हम वायलेंस से उखाड़ फेंकेंगे। और वो वायलेंस जो है एक तरह का धार्मिक वायलेंस था, जिसको आपको आपको शस्त्र उठाना पड़ता है जब आपके ऊपर अत्याचार होता है। तो रिवॉल्यूशनरीज का यदि आप देखिए, और सोशलिस्ट इसमें मिल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो भगत सिंह और आजाद की जो संस्था, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, या आर्मी याद देख लीजिए क्या था, आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन तो जरूर था। तो ये सारे लोग सोशलिस्ट थे। भगत सिंह भी, मतलब कि समाज में समता होनी चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, इसी पर इनकी सोच आधारित थी। देवर रिवोल्यूशनरी बट फर्स्ट देवर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का काफी हमारे यहाँ जो समतावादी थॉट जो है बहुत स्ट्रांग रही है, आजादी के पहले, नेशनल मूवमेंट, आजादी के बाद भी, और अभी भी पॉलिटिक्स में समतावादी बहुत सोच बहुत ही मुखर रही है। कम्युनिस्ट का जो रोल है वो बहुत ही मिक्स्ड है। ये अलग बात है कि कम्युनिस्ट लोगों ने काफी अलग ढंग से कंट्रीब्यूट किया। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनती है। इन्होंने वर्कर्स को एजिटेट किया, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाया। इन्होंने किसानों को भी जो है काफी ज्यादा उद्वेलित किया, उनको एक तरह से गाइड किया फॉर मूवमेंट के लिए। तो जितने पीजेंट मूवमेंट हुए, लाइक तेभागा मूवमेंट या तेलंगाना पीजेंट मूवमेंट, बिहार में, केरला में, ये सब जो है लेड बाय कम्युनिस्ट लोग थे। तो फैक्ट्री में और किसानों के बीच में जो मिल मजदूर और किसान, इन सबको, और जो दबे कुचले क्लास थे, उनको भी ये आगे लेकर के आया, लेकिन खास करके वर्कर्स एंड पीजेंट्स को। तो वर्कर पीजेंट की जो मूवमेंट हुई है उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इनका अनईजी क्या रोल रहता था कि ये सोचते थे कि ये तो बोर्जोजीज प्रोजेक्ट है, ये जो नेशनल मूवमेंट है, और जब एक बार अंग्रेज चले जाएंगे तो ये जो बोर्जोजीज का जो रूल होगा वो भी उतना ही जो है कैपिटलिस्ट रूल होगा। उसमें भी वर्कर एंड पीजेंट के लिए कुछ नहीं होगा, इसलिए ये हिचक भी जाते थे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब अंग्रेज लोग जो है लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर एलाइड फोर्स के के तरफ से, तो उस समय में जब जर्मनी ने रूस पे अटैक कर दिया, तो ये लोग जो है, चूंकि ये लोग रूस के साथ थे, चाइना और रूस के साथ कम्युनिस्ट, तो इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। उसी टाइम में क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, और ये लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग ही नहीं लिए, क्योंकि इनका कहना था कि नहीं, हम तो अंग्रेजों के साथ हैं। इससे इनका जो रोल है वो बहुत ही एम्बिवैलेंट हो गया। कई लोग इसके बहुत बुराई भी करते हैं। दूसरा क्या था कि अंग्रेजों के लिए, आप गौर कीजिए, जो लिबरल विचारधारा से प्रभावित थे, सबसे बड़े दुश्मन जो है वो बॉर्जोजीज नहीं थे, गांधी और नेहरू नहीं थे, बल्कि कम्युनिस्ट लोग थे, क्योंकि वो विचारधारा में भी आइडियोलॉजिकली एकदम अलग पोल पे थे। तो इसलिए सबसे ज्यादा यदि बर्बरता जो ब्रिटिश शासक करती थी, कम्युनिस्टों करती थी, मारना पीटना, कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी हो, पेशावर कॉन्स्पिरेसी हो, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केस में इन्हें फंसाया जाता था, जेल में डाला जाता था, यातना दी जाती थी। तो इन लोगों ने काफी झेला है। लेकिन इनकी समस्या ये थी कि ये दो समस्या थी। इंटरनली तो ये कभी कन्विंस नहीं हो पाते थे कि ये जो बोर्जोजी लीडर है वो रियल में हमको क्लास जो संघर्ष है उसमें हमें वो जीत दिला पाएंगे, क्योंकि वो तो कैपिटलिस्ट क्लास को बिलोंग करते हैं। इसलिए हम इनके पीछे क्यों चले। इनका एम था कि वर्कर्स और पीजेंट मिल करके आजादी ले लें, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेड तो बोर्जोजीज ही किए, और एक अलग तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वर्कर्स को। दूसरा इनका प्रॉब्लम एक्सटर्नल था कि ये इतना ज्यादा चाइना, रसिया और कॉमिंटन जो संस्था थी उससे गाइडेड होते थे कि इनको ये कठपुतली जैसे नजर आते थे। दीज आर द थिंग यू कैन राइट। 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन है। इवेल्युएट द स्ट्रेटजीज ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट एंड स्वदेशी इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। ये दोनों अलग अलग धाराएं थी। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, या इवन गांधी जी भी एक समय तक। लेकिन स्वदेशी यदि देखेंगे तो लाल बाल पाल है, जो कि मिलिटेंट है।
तिलक है, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय है। उसमें कई जगह जो है टैगोर भी शामिल, ऐसे इंटेलेक्चुअल भी शामिल दिखते हैं। वो नेशनलिस्ट लीडर है। वो अपनी सभ्यता में झांकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम की भी आती है। और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट वो है जो कि अंग्रेजी जो लिबरलिज्म है, इंग्लिश लिबरलिज्म, उसको वो सही मानते हैं। इनलाइटनमेंट से प्रभावित होते हैं, रीजन, रैशनलिटी, साइंस पे चलते हैं। नेहरू है, गांधी है, या उसमें आप जोड़ सकते हैं दादा भाई नौरोजी को भी, और गोपाल कृष्ण गोखले, और जितने भी लिबरल जो लीडर हैं उनको आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। अल्टीमेटली यदि आप देखेंगे तो जीत जो है लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की होती है। नेहरू जी ही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और वो उसी तरह से शासन चलाते हैं जैसे कि एक अंग्रेजी शासन, अच्छा लिबरल अंग्रेजी शासन चलता है। लेकिन जो रियल यदि स्वदेशी लीडर यदि बनते तो वो एक अलग तरह का इंडिया बन सकता था। Discuss the role of Gandhi in mass mobilization of the freedom struggle with a special reference to the civil disobedience movement. तो गांधी जी जब आते हैं तो उसके पहले जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट था वो बहुत ही इलिटिस्ट था। टैगोर जैसे लोग, लाल पाल बाल जैसे लोग, लेकिन वो जनता उससे जुड़ी हुई नहीं थी। किसान, मजदूर, औरतें, दबे कुचले लोग, ये सब नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो है, गांधी जी ने इसको जो है मास मूवमेंट बनाया। गांधी के चलते लोग जुड़े, और उनका दो जगह जो है इसका बहुत बड़ा असर आया है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लोगों ने देखा कैसे पहली बार किसान, मजदूर और दबे कुचले लोग सड़कों पे आए हैं। और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो वो भी और ज्यादा जोर शोर से हुआ, इसमें औरतें भी भाग लेती हैं। इसके अलावा उन्होंने मासेस के अलावा उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को इकट्ठा करके एक मूवमेंट में झोंका। ये बहुत बड़ी बात थी गांधी के लिए। Discuss the factors that led to the rise of communal politics in colonial India. How far it did impact the negotiation over the partition of India. ये तो एक ऐसी दुखती रग है हम लोगों के लिए, जो कि गांधी जी के नहीं चाहने के बावजूद हुआ। इनफैक्ट गांधी जी उसके शिकार भी हुए, और वो मारे भी गए उसी के चलते, कम्युनल पॉलिटिक्स के चलते। हुआ ये कि अभी हम लोगों ने देखा जो स्वदेशी धारा है या नेशनलिस्ट धारा है, वो इंडिया के एंशियंट सिविलाइजेशन में जो है रूट खोजने लगे, इंडियन नेशन की, इंडियन नेशनलिज्म की, और हिंदू राष्ट्र की, या इंडियन राष्ट्र की। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये हुआ कि जो 700 ईयर्स जो मुस्लिम शासन का है उसको कहाँ ले जाया जाए, इसी बेसिस पे। और चूंकि चूंकि हम लोग यहाँ 600 साल से भी ज्यादा है, 700 साल तक मुस्लिमों का शासन रहा, तो एक बहुत बड़ा तबका, जिसमें बहुत बड़े तो कन्वर्टेड थे हिंदू से, लेकिन वो लोग जो है शासक वर्ग के रिलीजन मानने वाले थे। तो उसमें काफी प्रॉस्पेरिटी आ गई थी। हवेली में रहते थे, मुशायरा एंड शायरी एंड ऑल, शौक, उर्दू एंड बहुत सारी चीजें जो है, मुगलई खाना एंड ऑल, उनकी अपनी तहजीब, और ये इंडिया में डेवलप हुई। लेकिन उन लोगों में काफी लोग अमीर भी थे, जमींदार थे। और वो खास करके जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वैसे लोग काफी रिच लोग थे मुस्लिम, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी, ढाका एंड अदर्स में। उन लोगों को ये लगा कि यदि ये नेशनलिस्ट लोग पूरे इंडिया की कौम को ही समझाने में सफल हो गए कि ये हमारा सिविलाइजेशनल राष्ट्र है, तो वो तो हिंदू राष्ट्र होगा, फिर हमारा क्या होगा उसमें। और यहाँ से जो है, जो यूरोप में नेशनलिज्म की जो थ्योरी चल रही थी, वो उनको हेल्प किया। क्योंकि वो तो ये कहते थे कि यदि एक रिलीजन है, एक तरह की सोच है, एक तरह का वे ऑफ लाइफ है, एक तरह का खान पान है, एक तरह की ड्रेस है, तो हम एक नेशन है। तो इमीडिएटली जो है मुस्लिम लोगों के मन में आया, मुस्लिम लीग बनने के बाद 1906 में, कि हम कहीं एक अलग नेशन तो नहीं है। यस, हम हैं, लेकिन ये बात बोलने में शर्म शर्म आती होगी। ये बहुत ही, उस समय में तो इवन जिन्ना भी जो है ये बात नहीं कह पाते होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी, और सहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। लेकिन ये मौका, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अनायास मिल गया, जो मुस्लिम अमीर जमींदार कट्टरपंथी कंजर्वेटिव रिच लोग थे। ये मिला तब जबकि बहुत सारे हिंदुओं में जो लीडर हुए, मोस्टली हिंदू महासभा, मुझे लगता है कितना 1925 में बनी। बनने के बाद जिसमें सावरकर भी थे, तिलक भी थे, एंड मेनी अदर रिवाइवलिस्ट, बिपिन चंद्र पाल थे जिन्होंने भारत माता का एक निरूपण किया। तो इन लोगों के की जो थॉट थी, उससे इनको मौका मिला कहने का कि ये तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो हमारी मुस्लिम राष्ट्र, हम एक अलग नेशन है।
और इकबाल जैसे लोग जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखने वाले, वो भी जो है मुस्लिम राष्ट्र के समर्थक हो गए, उसके आइडियोलॉग हो गए। और फिर तो ऐसी बयार चली कि मतलब जमीन पे मारकाट, लोग आपस में मारकाट मची हुई है, वायलेंस हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, और ऊपर में नेता बैठ करके ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक साथ कभी नहीं रह सकते, हमें पार्टीशन चाहिए, हमको अलग जो है नेशन स्टेट चाहिए, क्योंकि वी आर ए सेपरेट नेशन। और अंग्रेज जो है, जिन्होंने कि ये डिवाइड एंड रूल किया था शुरू में, सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके, और मुस्लिमों को कभी हिंदू के तुलना में और हिंदुओं को कभी मुस्लिम के तुलना में थोड़ी फेवर दे करके, कभी सजा दे करके, उनको समझ में नहीं आया कि ये जो बोतल से इन्होंने जिन निकाला था उसको कैसे अंदर रखे। और बाद में वो छोड़ छाड़ के भाग गए, ठीक है चलो बंटवारा कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वी ऑल नो, एक तरह का होलोकास्ट में लाखों लाखों लोग बेघर बार हुए और मारे गए। तो इसको आपको एक नैरेटिव, एक हिस्टोरिकल नैरेटिव कम्युनलिज्म की गढ़नी है, और क्रिटिकल वे में गढ़नी है। इसमें दोनों ही तरह के लीडर का हाथ रहा, जो हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे उनका भी रोल रहा, और जो मुस्लिम कंजर्वेटिव, जो रिच जमींदार टाइप के जो लोग थे, जो अपनी वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे, उनका भी जो है रोल इसमें रहा। और जनता इसमें पीसी 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 गई, वही जो है मार खाई, वही जो है रोड पे उतर के उसने राइट किया, वही उन्हीं का खून खराबा हुआ, और आज भी उन्हीं का लहू बह रहा है, और सियासत ऊपर में होती रहती है। इस पे नोट है सोशलिस्ट इन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। तो सोशलिज्म, जैसा मैंने कहा, HSRA, सोशलिस्ट बहुत ही स्ट्रांग धारा रही, और उसकी एक धारा जो है मुड़ गई रिवॉल्यूशनरी की तरफ। सारे रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट थे, तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट में। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में लिखना है, आप कभी भी लिख सकते हो। इसकी जो सेकंड स्लाइड में केवल मैंने 2022 का NEP का क्वेश्चन लिया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रूव टू बी द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये भी मैंने कहा, यस, ये फर्स्ट टाइम था जिसमें किसान, मिल मजदूर और सबल्टन पीपल जो है सड़क पे आए थे। एग्जामिन द पॉलिटिक्स स्ट्रेटजी इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट जो हम कहें, तो लाल पाल बाल, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और तिलक, जो कि वायलेंस को भी अच्छा मानते थे, उसी की एक धारा जो है बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हो गई, जिसमें कि भगत सिंह और आजाद और राजगुरु आते थे। तो डू यू थिंक दैट इट हैज रेडिकलाइज द इंडियन नेशनल? यस, इट हैज रेडिकलाइज। और ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश को चिंता में डालते थे कि यदि सभी लोग इस टाइप का हो जाए तो हमारा तो नाश ही हो जाए, क्योंकि देयर वाज नो चांस ऑफ ब्रिटिश सर्वाइविंग यदि पूरी इंडिया उठ के खड़ी हो जाए तो, क्योंकि इतने कम नंबर में होते। डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। अभी मैंने एक पूरा आपको एक खाका खींचा, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। नोट है लखनऊ पैक्ट का। लखनऊ पैक्ट बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट थी। इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट थे, तिलक जैसे, और जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, गांधी जैसे, उनके बीच में भी पैक्ट होता है। और जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस, उसमें भी पैक्ट होता है। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता, मॉडरेट और मिलिटेंट ग्रुप का एकता, ये पूरा एकता का जो है लखनऊ पैक्ट बन जाता है प्लेस। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, जैसा मैंने कहा कि सोशलिज्म का बहुत बड़ा रोल था। नॉट ओनली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। और सोशलिज्म का इतना जोर था कि कांग्रेस जो है धीरे धीरे वो सोशलिज्म की तरफ चली जाती है। मतलब, और उसी से जनता अट्रैक्ट होती है, क्योंकि यदि ये कैपिटलिस्ट प्रोजेक्ट होता तो जो मार्क्सिस्ट कहते रहते थे वो तो कभी जनता उनके साथ नहीं जाती। और चूंकि कांग्रेस जो है सोशलिज्म की तरफ चली गई, उनकी जो पूरी प्लान थी कि हम गरीब गुरुआ को हक देंगे, जो उन्होंने दिया भी, जमींदारी प्रथा खत्म करके, लैंड रिफॉर्म करके एंड ऑल, उसके चलते कम्युनिस्ट लोग बहुत कंफ्यूज हुए कि अब क्या करें, क्योंकि कांग्रेस तो खुद सोशलिज्म को अपना रही है, तो हमारा क्या हो। ये जो थीम है रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस, इसमें आपको बेसिकली 1857 पे फोकस किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 NEP में, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड consequences ऑफ 1857 रिबेलियन। तो पूरा मैंने वीडियो बनाया, पढ़ लीजिएगा। कई लोग तो कहते हैं जो सोशल रिफॉर्म यूटिलिटेरियन थिंकिंग थॉट के बेसिस पे किया विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय में, उसका भी असर पड़ा कि हिंदू को लगा कि हमारा धर्म खतरे में है। इसके अलावा मुस्लिमों को भी लगा कि उनका भी जो है वर्चस्व खत्म हो रहा है, क्योंकि मुगलिया सल्तनत एक तरह से ढह गई थी, तो उनको जो प्रिविलेज क्लास का जो हक था वो इंग्लिश नहीं दे रहे थे। तो हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग कारणों से परेशान थे, और दोनों ने मिल करके सोचा कि फिर से जो है मुगलिया सल्तनत लाया जाए। डिस्कस द डिफरेंट व्यू ऑन इट बीइंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कई लोग इसको कहते हैं कि अरे ये क्या था, ये तो रेट्रोगेटिव था कि फिर से जो है मुगलिया सल्तनत लाया जाए। और कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था,
कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक इवन सावरकर। तो इसी पे आपको डिबेट करना है। 2023 में है, डू यू थिंक सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेड टू द रेनेसा इन इंडिया? देखिए, सोशल रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म हर समाज में होता है, तभी पॉलिटिकल रिफॉर्म होती है। जैसे वहां पे यूरोप में 15 16 सेंचुरी में हुआ पहले रिनेसा, फिर रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और फिर जो है तब पॉलिटिकल। इंडिया में प्रॉब्लम ये हुई कि दोनों धाराएं साथ साथ चलनी शुरू हुई, और दोनों अंग्रेज के आने के बाद हुई। जब तक मुगल थे तब तक कोई सोशल रिफॉर्म, कोई रिलीजियस रिफॉर्म नहीं था, क्योंकि हिंदू इतने ज्यादा सताए हुए थे, इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट हो चुके थे कि कोई रिफॉर्म की बात ही नहीं है। उस समय में तो अधिक से अधिक कट्टरपंथी होना ही जो है वो बुद्धिमानी थी। पर्दा प्रथा, 8 साल में बेटी की शादी कर दो एंड ऑल, ये सब चीजें, विधवा विवाह मत करो एंड ऑल, वो सब कुरीति उसी टाइम में शुरू हुई। लेकिन जब अंग्रेज आए और वहां पे उन्होंने ये पढ़ाया हमें कि इस टाइप से हम लोग रिफॉर्म किए हैं, तो फिर आप याद कीजिए कि कैसे जो है एक सीरीज ऑफ सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट हुई। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, प्रार्थना समाज, और विधवा विवाह के लिए जो है मुक्ति सदन, पंडिता रमाबाई एंड मेनी अदर जेंडर रिफॉर्म, ये सब सब जो है वो शुरुआत हुई, कारवे एंड मेनी अदर। तो वो एक तरह का इंडिया का रेनेसा था, लेकिन उसको बहुत क्रिटिकली आपको कहना है कि वो अंग्रेजी रूल के साए में हुआ, बहुत ही लिमिटेड था, और कई लोग उसको जो इंडिपेंडेंट रिलीजियस मूवमेंट मानते भी नहीं है, और उसका इम्पैक्ट वो नहीं हुआ जो कि होना चाहिए, जिस तरीके का सुधार होना चाहिए, जिस तरीके का समाज फ्लरिश होकर निकलना चाहिए। तो इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका योगदान काफी ज्यादा रहा। 2022 में है, डू यू थिंक दैट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें आप बहुत तरह के रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी हुए हैं, लाइक विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन मिशन और चीज लेकर के आया, अद्वैतवाद एंड ऑल। राजा राम मोहन रॉय ने भी जो है अद्वैत का जो प्रिंसिपल दिया, उससे भी मल्टीपल देवी देवता, रिचुअलिज्म, जो कुरीतियां, इन सब से भी होने की जो है कोशिश हिंदू रिलीजन में की गई। सोशल रिफॉर्म तो हुआ ही, सती प्रथा खत्म करना, विधवा विवाह को मान्यता देना, पर्दा प्रथा खत्म करना, कम एज में शादी करने को गलत मानना, जेंडर इक्वलिटी देना एंड ऑल। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यस, उसने हेल्प किया, क्योंकि जब समाज इस टाइप से एक तरह से अपने को रिफॉर्म करता है, तो फिर नेक्स्ट उसका टारगेट होता है कि उसको पॉलिटिकल आजादी भी चाहिए, और फिर वो कॉन्फिडेंट भी होता है लड़ने के लिए। जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो क्या शासक से हम लड़ेंगे। इवेलुएट द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रह्मो समाज एंड आर्य समाज इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया। इन दोनों को जरूर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने स्टेब्लिश किया था, और आर्य समाज उसके कई साल बाद जो है दयानंद सरस्वती ने। और दोनों जो है, इट वाज नॉट ए सिंपल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म मूवमेंट था। आप दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जो डीएवी स्कूल एंड कॉलेज की तो जो कंट्रीब्यूशन है, वो आप समझते हैं कितना ज्यादा रहा है। फाइनली यदि हम देखें तो सोशल मूवमेंट पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फाइनल थीम है 2024 में है, एग्जामिन द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द मेजर peasant and tribal movement in colonial India and explain the strategies they adopted। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है हमारे नेशनल मूवमेंट का भी, और कि पीजेंट अपने तरीके से उन्होंने मूवमेंट किया, चाहे तेभागा हो, तेलंगाना हो, बिहार में जो चंपारण मूवमेंट हो, तेभागा मूवमेंट बंगाल में हो, तेलंगाना में हो, केरला में हो, हर जगह पीजेंट मूवमेंट है, खेड़ा में हो गुजरात में। वो दो स्तर पे वो लड़ते थे, एक तो अंग्रेजी रूल से जिन्होंने कि उनको बर्बाद किया था, और दूसरे जो जमींदार, लोकल जमींदार, जो फेडरलिज्म जो थी, जो जो एजेंट थे अंग्रेजों के, उनसे वो लड़ते थे। और यहाँ पे कांग्रेस को बहुत दिक्कत हुई थी कैसे किसानों को अपने साथ ले, क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो अंग्रेजों, वो जो लीडर्स थे उनके दोस्त होते थे। लेकिन गांधी जी ने इस चमत्कार को करके दिखाया, और वो उनके लिए महात्मा बने, और किसान ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लेकिन गांधी जी को भी ये रिकनसाइल करना पड़ता था कि कैसे वो जो है जमींदारों का जो हित है, और जो किसानों का हित जो जमींदारों से अलग है, उसको दोनों को कैसे बैलेंस करें। इसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप, जो उनकी थॉट थी, वो लिया था कि जो जो बड़े जमींदार हैं या जो कैपिटलिस्ट हैं, वो जनता के पैसे को मैनेज करते हैं, वो उनका पैसा नहीं है। ट्राइबल मूवमेंट की भी एक बहुत बड़ी जो है इतिहास है इंडिया में, चाहे वो संथाल परगना में संथाल रिवोल्ट हो, सिद्धो कानो ब्रदर्स का,
या झारखंड जो अभी कहलाता है, वहां पे बिरसा मुंडा का उलगलान हो, चाहे टाना भगत मूवमेंट हो, भील गोंड की मूवमेंट हो, ऐसे कितने ही मूवमेंट हुए। वो भी मूवमेंट जो है होते थे लोकल कारणों से, कि जो उनके समाज में, ट्राइबल समाज में जो कास्ट हिंदू के लोग आकर के बाहर से वो एक्सप्लॉइट करते थे, वो आते थे ऋण देने वाले, जो मर्चेंट होते हैं, साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, उसके रूप में वो फैक्ट्री ओनर्स के रूप में आते हैं, वो जमींदार के रूप में आते हैं, ट्रेडर के रूप में आते हैं, वो स्कूल एजुकेशन देने के लिए बड़े बड़े थिंकर के रूप में आते हैं, उनसे वो लड़ते थे। उनको जैसे झारखंड में दिकू कहते थे, वो मतलब कि जो बाहरी लोग हैं, और उनको वो अंग्रेजों का, और जो बड़े पावर थे फेडरल पावर, उनका वो पिट्ठू मानते थे। तो इनकी लड़ाई भी दो स्तर पे होती थी। एक तो इन दिकू लोगों से, बाहरी लोगों से, जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ट्राइबल सोसाइटी को चूसते हैं, और दूसरा अंग्रेजों से, जो ओवरऑल उनको संरक्षण देती है। उनका भी बहुत बड़ा मूवमेंट रहा है अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने में और नेशनलिस्ट मूवमेंट को मजबूती देने में। वो भी गांधी जी को बाबा महात्मा बोलते थे। उनकी जो स्ट्रैटेजी है, इस पे तो मैंने पूरा वीडियो में काफी वर्णन किया है। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक और लोकल लेवल पे होती थी। घेराव करना, शस्त्र अस्त्र भी उठाना, वहां से मतलब कि विस्थापित कर देना, कभी कभी एकदम बिल्कुल फ्रंट में आकर के लड़ाई करना, अपने लोगों को एकजुट करना, अपने लोगों को सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टाइप का भी काम करना, कि शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, और फिर जो है सुचिता अपनाओ, और फिर लड़ाई करो। उस टाइप की भी बातें, गुरिल्ला वॉरफेयर भी ये अपनाते थे, मतलब कि सीधा लड़ नहीं सकते थे, लाइक दैट। 2023 में क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। वुमेन की जो है बहुत, इनकी भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। यदि आप देखोगे फेमिनिस्ट, शुरुआत में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट होती है, राजा राम मोहन रॉय से जो बैटल लेते हैं, तो पंडिता रमाबाई है, रुकया बेगम है भोपाल की, या ताराबाई शिंदे है, या सावित्री बाई फूले हैं, इन सब ने जो आजादी के पहले जो रोल निभाया, औरतों को इकट्ठा करने में, एकजुट करने में, उनमें रिफॉर्म करने में, चाहे विधवा विवाह से रिलेटेड हो, पर्दा प्रथा से हो, कम एज में शादी करने से रिलेटेड हो, या वुमेन को इक्वलिटी दिलाने का हो, ये बहुत बड़ा रोल निभाया। जब गांधी जी सीन में आते हैं, तो सरोजनी नायडू और अरुणा असफ अली जैसे लोग जो हैं उनके साथ जुड़ते हैं, और वुमेन की एक बहुत बड़ी जो है फौज जो है वो जुड़ती है सहयोग आंदोलन में। और जो साल्ट सत्याग्रह होता है, उसमें तो औरतें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती है। क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी के जेल में होने के बावजूद भी अरुणा असफ अली जैसे लोग सड़कों पर उतरती हैं, सरोजनी नायडू, और वो कमान संभालती है। और ये जो आजादी के बाद भी जो है ये जारी रहता है, वुमेन बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। लेकिन फिर भी वुमेन का जो है एक रोल जो होना चाहिए, क्योंकि वुमेन हमेशा दबी कुचली रही है इंडिया में, वो उस लेवल पे नहीं हुआ। और अभी भी हमें जरूरत पड़ती है 106th अमेंडमेंट की, जिसके थ्रू की औरतों को 33% जो है लेजिस्लेचर में हक देने की बात होती है। क्योंकि आज के समय में भी कि मात्र 9 से 10% जो है औरतें ही रिप्रेजेंटेशन पाती हैं लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेशन में। यहाँ पे नोट है एंटी कास्ट मूवमेंट। तो एंटी कास्ट मूवमेंट भी बहुत ही विलक्षण मूवमेंट था। कई लोग इसको ये कह सकते हैं कि ये हिंदू समाज को ही तोड़ने वाला है। लेकिन फिर भी यदि आप देखिए, तो जो मेजोरिटी में जो कास्ट है, वो पिछड़ी जाति के हैं, सबल्टन कास्ट, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे अति पिछड़े हो, चाहे दलित हो। तो यदि डेमोक्रेसी है, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। और यही एंटी कास्ट मूवमेंट में हुआ, कि जो माइनॉरिटी में जो ब्राह्मण है, और जो उससे जुड़े हुए जो हायर कास्ट है, क्षत्रिय वैश्य, वही क्यों कंट्रोल करेंगे ऑल गवर्नेंस के लीवर, ऑल मोड ऑफ प्रोडक्शन, ऑल जो जितने हायर ऑफिसेज हैं, जितने डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसमें वही क्यों होंगे। ये एंटी कास्ट मूवमेंट था। और इसने जो है डेमोक्रेसी की जड़ों को नीचे तक पहुंचा है। क्योंकि डेमोक्रेसी यही कहता ही है कि जो जितना संख्या में है, उसको उसके अनुपात में उसको इज्जत मिले, उसको तरजीह मिले। ये नहीं कि ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को दबाया जाए। वो तो ऑलवेज रहेंगे। आज भी इतने एंटी कास्ट मूवमेंट के बाद यदि आप इंडिया में देखिए, यदि आप सर्वे कीजिए, तो अधिकतर जगह आपको ऊंची जाति के लोग मिलेंगे डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे, चाहे वो जजेज हो,
चाहे वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे बड़े बड़े निकायों के जो अध्यक्ष हो। उसका कारण ये है कि जब हजारों सालों से आप आगे होते हैं तो आपको कितना कोई पीछे दबाएगा, लेकिन फिर भी बैकवर्ड कास्ट या एंटी कास्ट मूवमेंट ने ये जरूर किया है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिली है लेजिस्लेचर में। वहां पे तो संख्या के आधार पे मिलती ही है, और जो पब्लिक सर्विसेज एंड अदर जो डिसीजन मेकिंग में भी उनकी संख्या बढ़ी है। वैसे उस अनुपात में नहीं बढ़ी है जिस अनुपात में लेजिस्लेशन में बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पे मेरिट जो होती है, अब अगेन मेरिट डिबेटेबल है, लेकिन मेरिट जिसको आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल मेरिट या लिखा पढ़ी वाली मेरिट के चलते थोड़ी अभी भी एज जो है फॉरवर्ड कास्ट के स्टूडेंट और बच्चों को मिल जाती है। 2022 में क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर द राइज ऑफ पीजन मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया था एक लाइन में कहे तो। मैंने आपको कारण बताया पिछले स्लाइड्स में, तो उसके चलते वो उठ खड़ा हुए थे। और उन्होंने जो जमींदार क्लास बनाया था वो इतने एक्सप्लॉइटेटिव हो गए थे कि उसके अगेंस्ट में भी उठ के खड़ा हुए वो। डिस्कस विद दिस एग्जांपल सब मेजर पिजन मूवमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि मेजर पिजन मूवमेंट तेभागा ले सकते हैं, चंपारण ले सकते हैं, खेड़ा ले सकते हैं, तेलंगाना एंड मेनी अदर, केरला में भी हुआ था। Critically evaluate the role of and significance of anti-Brahmin movement in India freedom struggle। यही एंटी कास्ट मूवमेंट जो है साउथ इंडिया में एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के अगेंस्ट में आता है, और उसका जो रोल यही रहा कि इसने डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पर पहुंचाया। इसको जो जितने सबल्टन कास्ट है वो जो है गांधी जी के साथ जुड़े, वो नेशनल मूवमेंट में जुड़े, क्योंकि उनको ये लगा कि यदि यहाँ डेमोक्रेसी आएगी तो संख्या के बल पे हमारा जो है वो हैसियत बढ़ेगी, हमें उसमें फायदा मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हक मिलेगा। तो इसके चलते जो है जो मास मूवमेंट का जो रूप बना उसमें एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ। ट्राइबल अपराइजिंग इन इंडिया, अभी मैंने एग्जांपल दिया सुल्तान परगना से लेके गोल भीम और छोटनागपुर में जो उलगुलान हुआ था बिरसा मुंडा का, उन सबको आप जो है टाना भगत मूवमेंट एंड ऑल इसमें लिख सकते हैं। एक पूरी हिस्ट्री है ट्राइबल मूवमेंट की इंडिया में, उसकी जो कारण था उसके पीछे और कि उसकी स्ट्रैटेजी थी और उसका रोल, इस पे भी आपको इस पे लिखना चाहिए इस नोट। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और डाउनलोड करें पीडीएफ। सॉरी मैं इस पे गाइड नहीं ले पाया हूँ, लेकिन जो जो पीपीटी वीडियो जो बहुत डिटेल में है उसके जो पीडीएफ है वो मैंने डाल दिए हैं। जो वेबसाइट है आपका paulsciencehelp.in करके, www.paulsciencehelp.in, इस पे आप हमेशा नए नए चीजों को पा सकते हैं। यहाँ पे ये लिंक है जो कि क्लिकेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको सीधा क्लिक करें, आपको पूरी पीपीटी वीडियो मिल जाएगी, उसको 8 से 10 बार अभी भी देख लें। मुझे बताया गया है कि परसों एग्जाम है, मतलब 23 को। अभी आपके पास में कई कई घंटे हैं इसको रिवाइज करने के लिए। इस वीडियो को भी 2-3 बार देखें, और जो पीपीटी पीडीएफ है उसको तो 8-10 बार देखें, और देखिए कितना वंडरफुल आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे जो है बातें कर सकते हैं, आप मैसेज भेज सकते हैं, अपनी समस्या रेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर, गुड विशेस फॉर योर एग्जाम।